डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर एनवापी के साथ मैं हूं इंस्ट्रक्टर अली रजा। बात करते हैं, आज का हमारा टॉपिक है रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी बेसिकली एक ऐसा मैकेनिज्म होता है जिसमें आप रेस्पिरेशन करते हैं। तो रेस्पिरेशन क्या है? एक ऐसा मैकेनिज्म जिसमें आप ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं। सो दैट मैकेनिज्म इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। चलिए बात कर लेते हैं कि ऑक्सीजन हमारी बॉडी में एंटर कैसे होती है और कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से रिलीज कैसे होती है। तो ऑक्सीजन उसको हमारी बॉडी में जरूरत के लिए है, उसकी हमारी बॉडी में कमी होती है। हमारी बॉडी के अंदर लंग्स में ऑक्सीजन कम होती है, माहौल के अंदर ऑक्सीजन जो है वो ज्यादा होती है, इसलिए जो डिफ्यूज करके एटमॉस्फेयर से हमारी बॉडी में चली जाती है। और दूसरे जब हमारी बॉडी में जाती है तो हमारी बॉडी में जब हम खुराक खाते हैं तो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स उनके साथ जाके ये अटैच होती है, वहां पे ये रिएक्शन करती है और उन मॉलिक्यूल्स को तोड़ती है, जिसके नतीजे में एक एक्स्ट्रा प्रोडक्ट बनती है जिसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन की, तो माहौल के अंदर जो ऑक्सीजन है, माहौल के अंदर ऑक्सीजन ये तकरीबन जो है 21% पाई जाती है, जबकि हमारी बॉडी के अंदर बहुत कम है। अगर मैं बात करूं कार्बन डाइऑक्साइड की, तो ये माहौल के अंदर 0.3 से लेकर 0.4% तक पाई जाती है। माहौल के अंदर हमारी बॉडी में रिएक्शंस हो रहे हैं, हम खुराक खा रहे हैं, वहां पे ये टूट रही है, उसके नतीजे में ये कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है। तो इसलिए ये ज्यादा से कम में मूव करेगी, हमारी बॉडी से बाहर जाएगी। तो ऐसा मैकेनिज्म जिसमें हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को निकालते हैं, ये मैकेनिज्म क्या कहलाते हैं? रेस्पिरेशन कहलाते हैं। और ये सारे का सारा सिस्टम जो रेस्पिरेशन करवा रहा है, ये सिस्टम रेस्पिरेटरी सिस्टम करवाता है। जी, इसमें हम बात कर लेते हैं कि रेस्पिरेशन, तो मैंने लिखा कि वो वाला मैकेनिज्म जिसमें हम ऑक्सीजन को अपनी बॉडी में इनटेक करते हैं, रिएक्शन के बाद चीजें टूटती हैं, टूटने के बाद वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड हम अपनी बॉडी से खारिज करते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में वो यूज नहीं होती, वेस्ट प्रोडक्ट है, उसको खारिज करना, ऑक्सीजन इनटेक करना, कार्बन डाइऑक्साइड को अपनी बॉडी से आउट करना, खारिज करना, निकालना, दिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। अगर मैं बात करता हूं रेस्पिरेशन की फेज की, तो बेसिकली रेस्पिरेशन की दो फेज है। इससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि रेस्पिरेशन हम कैसे करते हैं। रेस्पिरेशन करने के लिए हमारी बॉडी में नोज होता है, ठीक है, मेनली जो रेस्पिरेशन में जो है हेल्पफुल दे रहे हैं। नोज क्या है? नोज एक ऑर्गन है। नोज को अगर हम देखो तो नोज के दो पार्ट्स हैं जिन्हें हम नाम देते हैं नॉस्ट्रिल्स का। एक राइट साइड पे है राइट नॉस्ट्रिल, एक लेफ्ट साइड पे है लेफ्ट नॉस्ट्रिल। नोज डिवाइड हुआ दो नॉस्ट्रिल में, दोनों नॉस्ट्रिल्स मिल गए तो आगे जाके एक दो पाइप इकट्ठे होते हैं, नॉस्ट्रिल्स आगे जाके फेरेंक्स में खुल रहे हैं, फेरेंक्स आगे जाके एक और नाली में खुल रहा है जिसका नाम है लेरिंक्स, लेरिंक्स आगे फिर जहां एक नाली में जिसका नाम है ट्रैकिया, और ट्रैकिया जाके आगे फिर जो है वो लंग्स के अंदर डिवाइड होती है जिसे हम नाम देते हैं ब्रोंकाई का, ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड होती है जिसे हम नाम देते हैं ब्रोंक्यूल्स का, ब्रोंक्यूल्स लंग्स के अंदर खुल रहे हैं। अगर मैं लिखूं, अगर मैं कुछ डायग्राम करूं तो कुछ यूं होगा, ये हमारे पास ट्रैकिया आ रहे हैं और ट्रैकिया जाके फर्दर दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, जिसमें एक साइड पे एक लंग्स आ जाएगा और एज इट इज दूसरी साइड पे दूसरा लंग्स आ जाएगा। सो हमने बात की थी पहले नोज होता है, नोज के दो नॉस्ट्रल्स होते हैं, नॉस्ट्रल्स आगे चले जाते हैं फेरेंक्स में। फेरेंक्स क्या है? बेसिकली जी इसे हम थ्रोट कहते हैं, गला कहते हैं, फेरेंक्स को थ्रोट भी कहते हैं। और फेरेंक्स के अंदर दो नालियां होती हैं, दो इस तरह से जुड़ी हुई नालियां, एक खुराक के लिए है और एक हवा के लिए। देन फेरेंक्स जब आगे चला जाता है तो सिर्फ एक नाली रह जाती है जिसे हम नाम देते हैं लेरिंक्स का। अब लेरिंक्स उसने कहा फर्दर जब डिवाइड होता है एक नाली के लिए, वो नाली की क्या बनाएगी? ट्रैकिया। अब ट्रैकिया उसने कहा कि जब फर्दर दो हिस्सों में डिवाइड हो गया, पहले एक ट्रैकिया आ रही है और यहां पर ट्रैकिया की जो लेंथ होती है 12 सेंटीमीटर होती है, 12 सेंटीमीटर तक नॉर्मली। अब ट्रैकिया जाके फर्दर दो हिस्सों में डिवाइड हो गया जिसे हम नाम देते हैं ब्रोंकाई का। तो अब ये ट्रैकिया जब दो में डिवाइड हो गया तो ये क्या बन गए? ब्रोंकाई। अब क्या हुआ कि यही ब्रोंकाई जब लंग्स के अंदर जाते हैं तो यही ब्रोंकाई इस तरह से फर्दर डिवाइड हो जाती है, फर्दर
अब ये ब्रोंकाई जब फर्दर डिवाइड होते हैं तो इन ब्रोंकाई को हम नाम देते हैं ब्रोंक्यूल्स का। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले नोज होते हैं, नोज के दो नॉस्ट्रल्स होते हैं, नॉस्ट्रल वाले इसमें दो एसोसिएटेड जुड़े हुए आपस में नालियां होती हैं जिन्हें फेरिंग्स कहते हैं, आप इसको थ्रोट भी कहते हैं। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, फेरिंग्स को आप थ्रोट भी कह सकते हैं। अब ये खुराक और हवा दोनों की इकट्ठी नाली होती है। अब ये आगे जाके एक नाली में डिवाइड होती है जिसका नाम है लेरिक्स, जिसे आप वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। लेरिक्स आगे जाके फर्दर एक नाली में रह जाता है जिसे नाम जिसका देते हैं ट्रेकिया का। ट्रेकिया जाके दो हिस्सों में डिवाइड होते हैं जिसे नाम जिसका देते हैं ब्रोंक्यूल का। ब्रोंकाई ब्रोंकाई जब लंग्स के अंदर जाते हैं तो फर्दर रूट्स लाइक डिवाइड हो जाते हैं जिन्हें हम नाम जिसका देते हैं ब्रोंक्यूल्स का। और याद रखना ब्रोंक्यूल्स के किनारों पे एंड पे जाके ना यहाँ पे थैलियां होंगी, इस तरह से ना ब्रोंक्यूल्स के एंड पे थैलियां होंगी। इन थैलियों को हम नाम देंगे एल्वुलर सैक का या एल्वुलर डक्ट का। ये वो थैलियां होती है जिनके अंदर हवा पैक होती है। फॉर एग्जांपल मैंने सांस ली, मैंने ऑक्सीजन इनहेल की, तो ऑक्सीजन क्या हुई, ऑक्सीजन आपकी बॉडी में नोज के जरिए, नॉस्ट्रल के जरिए, फेरिंक्स, लेरिक्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल में, तो ब्रोंक्यूल में जाके इन सैक के अंदर, थैलियों के अंदर फिल हो जाएगी, भर जाएगी। जब यहाँ पे भर जाएगी तो इसके साथ कैपिलरीज होती हैं, कैपिलरी। अब ये वाली ऑक्सीजन इससे कैपिलरीज में जाएगी, कैपिलरीज से आगे अब ब्लड में चली जाएगी। ब्लड में जाकर फिर वहां पे रिएक्शन होगा, चीजें टूटेंगी, टूटने के बाद वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। एज इट इज कार्बन डाइऑक्साइड फिर कैपिलरीज में वापस दूसरी साइड पे कैपिलरीज से फिर एल्वुलर सैक में जब आ जाएगी तो इधर से ब्रोंक्यूल में, ब्रोंक्यूल से ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई इस तरह से नोज के जरिए हम उसको खारिज कर देते हैं। तो ये सारा मैकेनिज्म जो है रेस्पिरेशन कहलाता है। तो बेसिकली रेस्पिरेशन की हमने बात की, दो फेज होते हैं, एक जिसमें हम सांस ले रहे हैं और दूसरा जिसमें हम सांस को बाहर भेज रहे हैं। तो जिसमें हम सांस ले रहे हैं दैट इज कॉल्ड इंस्पिरेशन या इनहेलेशन। दूसरा जिसमें हमने सांस को बाहर निकाला वो क्या कहलाता है, एक्सपायरेशन या एक्सहेलेशन। अगर मैं बात करूं इंस्पिरेशन की, तो इंस्पिरेशन में मैंने कहा कि जनरली हम सांस लेते हैं और एक्सपायरेशन में हम उस सांस को बाहर निकालते हैं। तो इनहेलेशन में हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन को इनटेक करेंगे और एक्सहेलेशन में क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को आउटटेक करेंगे। तो इनहेलेशन में, इंस्पिरेशन में क्या करेंगे, जब आप सांस लेते हैं तो आपका जो डायाफ्राम होता है ये सिकुड़ता है। बेसिकली जब डायाफ्राम जो होता है तो कहते हैं डायाफ्राम ये आपके एब्डोमेन पे और ये आपकी चेस्ट है। इस एब्डोमेन और पेट और इस चेस्ट के दरमियान में एक डायाफ्राम, एक वॉल होती है मस्कुलर जो गोश्त की बनी होती है। तो पेट और छाती के दरमियान में एक वॉल मौजूद है जो गोश्त की बनी हुई है, जो एब्डोमेन को और चेस्ट को अलग कर रही है। तो उस वॉल का नाम होता है डायाफ्राम। तो जब आप इंस्पिरेशन करते हैं, ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं तो आपका डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है। जब डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो जो चेस्ट है उसकी कैविटी बढ़ जाएगी। जब चेस्ट की कैविटी बढ़ जाएगी तो देन लंग्स जो है उसके अंदर साफ है, उसकी कैविटी बढ़ी तो लंग्स भी फैल जाएंगे। जब लंग्स फैल जाएंगे तो उनके अंदर जो हवा का प्रेशर है वो कम हो जाएगा। अब जब प्रेशर कम होगा तो इसका मतलब है जब कुछ चीज कम होती है तो फिर ज्यादा से कम की तरफ मूव करेगी। इसी तरह जब प्रेशर कम होगा तो फिर हवा एटमॉस्फेयर में ज्यादा बढ़ेगी, लंग्स के अंदर कम बढ़ेगी, तो फिर एटमॉस्फेयर से मूव करके लंग्स में आ जाएगी और ये वाला मैकेनिज्म क्या कहलाएगा, इंस्पिरेशन कहलाएगा। और इसके उल्ट जो होगा एक्सपिरेशन। अगर यहाँ पे हमने सांस लिया, सांस लूंगा मैं तो फील करें मेरा डायाफ्राम सिकुड़ेगा। जब डायाफ्राम सिकुड़ेगा तो चेस्ट कैविटी बढ़ जाएगी। जब चेस्ट कैविटी बढ़ेगी तो इसी तरह क्या होगा, लंग्स भी एक्सपैंड कर देंगे। जब लंग्स एक्सपैंड करेंगे तो उनके अंदर वो फूल गए हैं, उनके अंदर हवा कम हो गई, प्रेशर कम हो गया। जब प्रेशर कम होगा तो फिर बाहर जाएगा तो बाहर से हवा मूव करके अंदर मूव करेगी। अब वो जो है वो भर गए हैं। अब उनमें जब ये लंग्स हवा से भर जाएंगे तो यहाँ पे ऑक्सीजन मूव करके कैपिलरीज में, कैपिलरीज से फिर आगे ब्लड में चली जाएगी। जब ब्लड में चली गई तो वहां पे रिएक्शन हुआ, रिएक्शन के नतीजे में चीजें टूटी तो वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड बनी। अब वो कार्बन डाइऑक्साइड इन थैलियों के जरिए ब्रोंक्यूल में, ब्रोंकाई में और इस तरह से जो बाहर निकलेगी। तो उसमें जिसमें वो बाहर निकल रही है वो मैकेनिज्म एक्सपायरेशन है। इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन एक दूसरे के उल्ट हैं। कैसे? इसके अंदर कंट्रैक्शन कर रहे थे डायाफ्राम की, जब मैं सांस निकालूंगा, लिया मैंने,
रिलैक्स हो गए। तो इसका मतलब है इसमें डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था, तो इसमें डायफ्राम रिलैक्स हो जाएगा। जब डायफ्राम रिलैक्स होगा तो चेस्ट कैविटी डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब ये कम होगा तो फिर लंग्स का साइज भी कम हो जाएगा। जब लंग्स का साइज कम होगा तो वहां पे प्रेशर बढ़ जाएगा। जब प्रेशर वहां पे बढ़ेगा तो फिर हवा वहां से निकलेगी और एटमॉस्फेयर में चली जाएगी और ये मैकेनिज्म क्या कहलाता है, एक्सपायरेशन कहलाता है। अगर मैं बात करूं रेस्पिरेशन की, तो बेसिकली रेस्पिरेशन की दो टाइप्स हैं। एक होती है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और एक होती है इंटरनल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन ऐसा मैकेनिज्म जिसमें आप जनरली सांस लेते हैं, ब्रीथिंग करते हैं, जिसमें आप ऑक्सीजन को लेके जा रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। आपके सेल में नहीं हो रही। इंटरनल क्या है, सेल के अंदर, इसको आप सेलुलर रेस्पिरेशन भी कहते हैं, क्योंकि ये सेल के अंदर होगी। कैसे होगी कि आप हवा को लेके जाएंगे, उसमें से ऑक्सीजन रख लेंगे और वो ऑक्सीजन आपके ब्लड में चली जाएगी और ब्लड में जाके फिर तो तोड़ेगी सेल के अंदर, तो वहां पे फिर एनर्जी मिलेगी। तो ये वाली रेस्पिरेशन क्या कहलाएगी, इंटरनल रेस्पिरेशन कहलाएगी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं पल्मोनरी वेंटिलेशन। पल्मोनरी का मतलब होता है लंग्स, वेंटिलेशन का मतलब होता है सांस लेना। तो लंग्स के जरिए सांस लेना, सेम वही मैकेनिज्म जिसमें आप ऑक्सीजन को इनटेक करें, कार्बन डाइऑक्साइड को आउटटेक करें, निकालें, हवा लंग्स में जाए और लंग्स के जरिए आप सांस लें, तो ये क्या कहलाएगी, पल्मोनरी वेंटिलेशन कहलाएगी। अगर मैं यहाँ पे बात करता चलूं लंग्स के वॉल्यूम की, तो यहाँ पे चार तरह का लंग्स का वॉल्यूम होते हैं। एक को हम नाम देते हैं टाइडल वॉल्यूम का, एक को हम नाम देते हैं इंस्पायरेटरी वॉल्यूम का और एक को हम नाम देते हैं एक्सपायरेटरी रिवर्स वॉल्यूम का और एक को कहते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, वो वाला वॉल्यूम जो नेट गेन वॉल्यूम होगा। इंस्पायरेटरी रिवर्स वॉल्यूम कि आपने सांस ले लिया, इंस्पिरेशन कर ली, उसके बाद फोर्सफुली जो ऑक्सीजन अंदर जा रही है वो वॉल्यूम उसमें क्या कहलाएगा, इंस्पायरेटरी। दूसरा आपने सांस को निकाल दिया, एक्सपायर कर दिया, उसके बाद जब फोर्सफुली जो ऑक्सीजन बाहर जा रही है वो क्या कहलाएगा वाला, एक्सपायरेटरी रिवर्स वॉल्यूम। रिवर्स उसके लिए है वो उल्टे। तो रेसिडुअल वॉल्यूम, रेसिडुअल का मतलब होता है बच जाना। ये सारा काम इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन करने के बाद जो ऑक्सीजन या जो हवा जो एयर वहां पे बच गई है तो वो वाला वॉल्यूम क्या कहलाएगा, रेसिडुअल वॉल्यूम कहलाएगा। टाइडल वॉल्यूम टीवी भी कहते हैं, इंस्पायरेटरी रिवर्स वॉल्यूम को आईआरवी भी कहते हैं, एक्सपायरेटरी रिवर्स वॉल्यूम को ईआरवी भी कहते हैं और रेसिडुअल वॉल्यूम को आरवीबी कहते हैं। तो इनकी जो जनरली अमाउंट होती है टीवी की वो कितनी होती है, 500 ml, आईआरवी की 3300 ml और ईआरवी की 1000 ml और आरवी की 1200 ml होती है। आपने एमसीक्यूज के लिए याद रख लेना और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। दूसरा अगर मैं बात करूं लंग्स की कैपेसिटी की, कि लंग्स जो होते हैं ये कितनी को कैपेसिटी है इनकी हवा को अपने अंदर रखने की या उसको जो है वो कितनी कैपेसिटी इनको निकालने की है, तो यहाँ पे इसकी भी चार कैपेसिटी होती है। एक इंस्पायरेटरी कैपेसिटी कहलाती है, एक वाइटल कैपेसिटी कहलाती है और एक फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी कहलाती है और एक चौथी जो है वो टोटल लंग कैपेसिटी। टाइडल इंस्पायरेटरी कैपेसिटी की अगर मैं बात करूं तो वाली कैपेसिटी जिसमें जो है इंस्पायरेशन करने की उसकी कितनी कैपेसिटी होती है उसे आईसी भी कहते हैं और आईसी बराबर होता है, जिसका फॉर्मूला है ये बराबर होता है टीबी प्लस आईआरबी के। अगर मैं टीबी की बात करूं तो यहाँ पे टीबी की वैल्यू कितनी थी, 500 ml और आईआरबी की मैं बात करूं तो आईआरबी की वैल्यू थी 33 ml। इसका मतलब है इंस्पायरेटरी जो कैपेसिटी होती है इंस्पायरेशन करने की वो 500 और प्लस इसकी 3300 इज इक्वल टू 3800 ml होती है। और याद रखना आपने जब भी हवा की लंग्स के अंदर कैपेसिटी की बात करनी तो आपने ml लिखना है मिलीलीटर में। इसी तरह से अगली वाइटल कैपेसिटी होती है और वाइटल कैपेसिटी किसके बराबर होती है, आईआरबी प्लस टीवी प्लस ईआरबी। आईआरबी की वैल्यू मैंने यहाँ पे 3300 निकाली थी, टीवी की वैल्यू मैंने कहा कि यहाँ पे 500 होती है और ईआरबी की 1000, इनको प्लस करो तो 4800 ml वैल्यू जो है वाइटल कैपेसिटी की, लंग्स की जो वाइटल कैपेसिटी है। अगर मैं बात करूं तो लंग्स की फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, फंक्शन करने के बाद परफॉर्म करने के बाद उसकी जो रेसिडुअल कैपेसिटी जो वहां पे बच जाती है रेसिडुअल कैपेसिटी, तो वो किसके होती है, वो एफआरसी जिसको कहते हैं वो बराबर किसकी होती है, ईआरबी प्लस आरबी। तो ईआरबी कितने वाला 1000 है और आरबी 1200 इज इक्वल टू 2200। अगर मैं टोटल लंग कैपेसिटी की बात करूं, ये टोटल लंग्स की टोटल कैपेसिटी कितनी होती है, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी, फंक्शनल, और मैं टोटल की बात करूं तो लंग्स टोटल कितनी कैपेसिटी रखते हैं, तो टोटल लंग्स कैपेसिटी टीएलसी भी उसको कहते हैं और वो किसके बराबर होता है, आईआरबी टीबी ईआरबी प्लस आरबी। तो सारे वॉल्यूम के बराबर जितने वॉल्यूम है
तो उसमें 3300, 500, 1000, 1200 इज इक्वल टू 6000 ml। तो टोटल लंग कैपेसिटी कितनी होगी? 6000 ml होगी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि इसमें कुछ साइकोलॉजिकल वेरिएशन भी जो है इफेक्ट कर सकती हैं सांस लेने में। लाइक कैसे तो बच्चा है तो वो सांस ज्यादा ले रहा है या कम ले सकता है, अगर बड़ा है तो वो सांस ज्यादा ले सकता है या कम। तो इसमें साइकोलॉजिकल वेरिएशंस है। अब बच्चा होता तो उसका साफ है, उसके लंग्स छोटे होंगे, उसकी ये सारा मैकेनिज्म छोटा होगा तो वो सांस कम लेगा, उसकी कैपेसिटी कम होगी। अगर कोई बड़ा है तो कैपेसिटी और होगी, मेल है तो कैपेसिटी और होगी, फीमेल है तो कैपेसिटी और होगी। ये सारी साइकोलॉजिकल वेरिएशंस हैं। तो साइकोलॉजिकल वेरिएशन में फैक्टर अफेक्ट कर सकता है एज का, सेक्स के जेंडर का, हाइट का, एक्सरसाइज का, पोजीशन का और प्रेगनेंसी का। कैसे? अगर आप एज की बात कर रहे हैं, अगर आप चाइल्डहुड में हैं, बचपन में हैं, देन आपकी लंग कैपेसिटी कम होगी, डिक्रीज करेगी। अगर आप बड़े हैं, एडल्ट हो गए, देन आपकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी। अगर मैं सेक्स की बात करूं, जेंडर की, मेल है या फीमेल है, तो बेसिकली जो फीमेल की कैपेसिटी होती है वो 20% लेस होती है मेल की निस्बत। कैसे? इस तरह से कि जो मेल्स होती हैं उनका जनरली बॉडी में, अगर हम जनरली बॉडी देखें तो उनका बॉडी का जो एरिया होता है वो मेल की निस्बत कम होता है, तो उनकी बॉडी कम जो है वो रेस्पिरेशन करती है, तो उनकी कैपेसिटी जो है वो 20% डिक्रीज होती है। मैंने एरो मेजर किया, मसलन के कम होगी, अगर एरो ऊपर होगा तो ज्यादा होगी, तो मसलन के 20% फीमेल के अंदर कैपेसिटी कम होती है। साइकोलॉजिकल वेरिएशन है। अगर मैं बात करता हूं हाइट की, डेफिनेटली मैंने यहाँ पे दो एरो बनाए, एक एरो मैंने सबज बनाया और एक एरो मैंने जो है वो ब्लैक बनाया। तो ग्रीन एरो शो कर रहा है कि हाइट ज्यादा है और रेड जो ब्लैक एरो है ये शो कर रहा है उसकी कैपेसिटी को। तो देन अगर हाइट ज्यादा होगी, बॉडी एरिया ज्यादा होगा तो वो ज्यादा जो है वो गेन करेगा। तो अगर उसका हाइट कम है तो उसकी जो है लंग्स कैपेसिटी भी कम होगी। अगर मैं बात करता हूं एक्सरसाइज की, तो अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं देन आप क्या कैपेसिटी होगी? तो कहते हैं एक्सरसाइज के दौरान आपकी वाइटल कैपेसिटी जो होती है बढ़ जाती है। जैसे कैसे? जिस तरह से आप स्विमिंग कर रहे हैं, इस तरह का कोई और काम कर रहे हैं, तो वाइटल कैपेसिटी इस दौरान क्या होती है? इंक्रीज कर जाती है। अगर मैं पोजीशन की बात करूं, पोजीशन कि मैं खड़ा हुआ हूं, मैं बैठा हुआ हूं, मैं लेटा हुआ हूं। अगर मैं खड़ा हुआ हूं ये भी पोजीशन है, बैठा हूं तो ये भी पोजीशन है, अगर लेटा हूं तो ये भी पोजीशन है। तो पोजीशन पे अगर हम बात करें तो अगर स्टैंडिंग पोजीशन होगी, स्टैंडिंग पोजीशन, तो स्टैंडिंग पोजीशन में क्या होगा कि कैपेसिटी बढ़ जाएगी। अगर आप स्लीपिंग में हैं तो कम हो जाएगी, अगर आप बैठे हुए हैं इसका मतलब इन दोनों के दरमियान में होगी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं प्रेगनेंसी की, तो प्रेगनेंसी के अंदर क्या होता है कि इसकी कैपेसिटी डिक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट हमारा है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि रेस्पिरेशन एक ऐसा मैकेनिज्म है कि जिसके अंदर हम ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट। कैसे ट्रांसपोर्ट करते हैं? ऑक्सीजन को अपनी बॉडी में लेके जाना, ट्रांसपोर्ट किया हमने, वहां पे रिएक्शन हुआ, चीजें टूटी, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़े, उसको फिर बॉडी से बाहर निकालना हमने, ट्रांसपोर्ट किया। तो हम बात करते हैं कि ऑक्सीजन कैसे ट्रांसपोर्ट होती है और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ट्रांसपोर्ट होती है। ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट करने के दो तरीके हैं, एक को हम नाम देते हैं सिंपल फिजिकल सॉल्यूशन का और दूसरे को नाम देते हैं विद हीमोग्लोबिन का। कैसे? आपने सांस लिया, ऑक्सीजन आपके लंग्स में चली गई, लंग्स में कहां पे पहुंच गई? सैक के अंदर, थैलियों के अंदर, यहां से भी डिफ्यूज करेगी कैपिलरीज में, कैपिलरीज से ब्लड में। जब ये ब्लड में जाती है तो अगर ये ब्लड में सिंपली वाटर के जरिए या फिर प्लाज्मा के जरिए उसके जरिए डिफ्यूज कर रही है तो वो सिंपल फिजिकल सॉल्यूशन है और ये ओनली 3% जो है इसमें इन्वॉल्व होती है। दूसरा तरीका है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या होता है? हमने पढ़ा कि ब्लड का अगर एक कतरा हो तो उस कतरे के अंदर हीमोग्लोबिन होता है। हीम और ग्लोबिन, हीम क्या होता है? 5 कार्बन वाले 4 रिंग इकट्ठे होंगे और उनके दरमियान उनमें जो आयरन होगा जो उनको जोड़ेगा तो वो हीम बन जाएगा और उस हीम के साथ एक प्रोटीन अटैच है। चलिए मैं बना देता हूं। हीमोग्लोबिन क्या होगा जी? 5 कार्बन वाला एक कंपाउंड, 5 कार्बन वाला दूसरा कंपाउंड और इसी तरह से 5 कार्बन वाला तीसरा कंपाउंड और 5 कार्बन वाला चौथा कंपाउंड। अब ये 5 कार्बन वाले 4 कंपाउंड बनेंगे। अब इन 4 कंपाउंड को जोड़ना कौन है? Fe++ आयरन। अब ये जो ग्रुप बन गया ये हीम है और इस हीम के साथ अब एक प्रोटीन अटैच होती है जिसका नाम होता है ग्लोबिन। तो ये क्या बन
जान गए हीम और ग्लोबल, हीमोग्लोबिन। तो मैंने कहा कि ब्लड का अगर एक कतरा होगा ना, इस तरह से ब्लड का एक कतरा, तो उसके अंदर ये हीमोग्लोबिन होगा। अगर ये क्या करेगा, मैंने कहा ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन के दो तरीके हैं। अगर ये ब्लड और ब्लड सेल्स के जरिए दो, अगर ये ब्लड प्लाज्मा में डिफ्यूज कर रहा है, ये कराता है सिंपल फिजिकल सॉल्यूशन। और अगर ये ऑक्सीजन जाके बाइंड कर जाती है हीमोग्लोबिन के साथ, तो देन ये कहलाएगा विद हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करके कितने परसेंट ट्रांसपोर्ट करती है, 97%। और सिंपल प्लाज्मा के साथ 3% करती है। इसी तरह से अगर हम बात करें ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये कितनी तरह होती है, इसके भी 4 तरीके हैं। कैसे? इसका पहला तरीका होता है ब्लड प्लाज्मा के जरिए, कि कार्बन डाइऑक्साइड आपने ऑक्सीजन ली, आपकी बॉडी में चली गई, ब्लड में चली गई, वहां पे प्रोटीन, लिपिड, दूसरे मॉलिक्यूल्स भी हैं, उनके रिएक्शन हुआ, वहां पे चीजें टूटी, टूटने के बाद वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड बनी एक्स्ट्रा तौर पर। और अब वो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे निकलती है, तो उसके निकलने के 4 तरीके हैं। अब वो कार्बन डाइऑक्साइड आपके प्लाज्मा के जरिए मूव करके लंग्स में आ सकती है, यहां से खारिज हो जाएगी। दूसरा, ये कार्बोनिक एसिड की फॉर्म में। तीसरा, ये बाइकार्बोनेट की फॉर्म में। चौथा, ये कार्बन कार्ब अमाइनो कंपाउंड्स की फॉर्म में। 4 फॉर्म में ये आपकी बॉडी से निकल सकती है। पहले डिसॉल्व फॉर्म में इसकी बहुत कम क्वांटिटी निकलती, ओनली 7%, कि वो कार्बन डाइऑक्साइड आपके ब्लड प्लाज्मा में चली गई, ब्लड प्लाज्मा से मूव करके वो कहां पे चली गई, लंग्स में, और लंग्स से बाहर निकल गई। दूसरा तरीका होता है जी कार्बोनिक एसिड का। कार्बोनिक एसिड क्या होते हैं कि जब ये डिसॉल्व करती है, सबसे पहले इसने प्लाज्मा के अंदर डिसॉल्व करना होता है। अब प्लाज्मा से वो डिसॉल्व, उस प्लाज्मा में जब वो डिसॉल्व करेगी, अगर उसके साथ आगे वाटर अटैच हो जाए, तो ये वाली फॉर्म एक एसिड बन जाएगा, जिसे हम कार्बोनिक एसिड कहेंगे। और इस कार्बोनिक एसिड की फॉर्म में ही ये ट्रांसपोर्ट कर सकती है, जिसकी मिकदार बड़ी नेग्लिजिबल होती है, ना होने के बराबर होती है। 4 तरीके मैंने कहा। पहला तरीका क्या था वाला, कि वो कार्बन डाइऑक्साइड आपके ब्लड जो है प्लाज्मा के साथ अटैक हो सकती है और खारिज नहीं हो सकती, कितने परसेंट, ओनली 7%। फिर उसने कहा कि जब ब्लड प्लाज्मा के अंदर वो चली जाती है कार्बन डाइऑक्साइड, और उसके साथ अगर आकर वाटर अटैच हो जाए, तो वो चीज क्या बन जाती है, कार्बोनिक एसिड बन जाते हैं। और वो कार्बोनिक एसिड में कितने परसेंट, नेग्लिजिबल है, ना होने के बराबर है। तीसरा क्या है, बाइकार्बोनेट, कि जिसमें कार्बोनिक एसिड बन जाए प्लाज्मा में, प्लाज्मा के साथ वाटर, तो कार्बोनिक एसिड। अगर कार्बोनिक एसिड वाली जो है वो रेड ब्लड सेल के साथ जाके अटैच हो जाए, अब ये चीजें मिल जाए, तो रेड ब्लड सेल के अंदर एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है एनहाइड्रेज एंजाइम, जो उसकी रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देते हैं। और इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड की स्पीड होती है, ये तेजी से जो है वो मूव करके लंग्स में जाती है और वहां पे निकलती है। और यहाँ पे कितने परसेंट निकल सकती है, यहाँ पे कहते हैं 63% निकल सकती है। और इसका रेट 200 से 300 गुना ज्यादा होता है कार्बोनिक एसिड की फॉर्म में। चौथा क्या होता है, कार्ब अमाइनो कंपाउंड, कि जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाए हीमोग्लोबिन के साथ और साथ में प्रोटीन के साथ। तो ये तीनों चीजें जब आपस में मिलती हैं, तो इनके रिएक्शन होते हैं, और इनके रिएक्शन के अंदर इनमें बॉन्ड होगा, जो इनको बॉन्ड करेगा, तो वो बॉन्ड लूज होता है। जब इनका रिएक्शन होता है तो वो लूज बॉन्ड होता है, लूज बॉन्ड होने की निस्बत से वो टूट जाते हैं और इजीली वो एल्वेओलाई में चले जाते हैं यहाँ पे। और एल्वेओलाई ये वाले सेट, एल्वेओलाई सेट, एल्वेओलाई, एल्वेओलाई से वो फिर किधर चले जाएंगे, ब्रोंक्यूल्स में, और ब्रोंक्यूल से फिर ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई से फिर नोज, और नोज से नॉस्ट्रल्स, नॉस्ट्रल और नॉस्ट्रल से नोज से निकल जाएंगे। तो ये वाला क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।